हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि पंजाब में अब आने वाली है बम्पर वैकेंसी डीएचएस पंजाब की, डीआरएमई बीएफयूएचएस की, साथ ही में सीएचओ पंजाब आपके सामने है। 3 मंथ्स का टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का सिर्फ। उसके बाद नॉर्सेट का जिसने भी फिल करना है इस बार अच्छी बात है करिए, बिकॉज इस बार नॉर्सेट का लेवल थोड़ा सा अप रहने वाला है। साथ ही में आने वाली है जो ईएसआईसी की वैकेंसी, जो कि बहुत लंबे समय में से हो रहा है कि आने वाली है, बट फाइनली अब वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी वैकेंसीज की प्रेपरेशन इस चैनल पे हो रही है। पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो और आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हो, काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हुए हैं। सो अभी हम 132nd क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और आई होप कि वीडियोस अच्छी लग रही है। एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को अगर आप रेगुलरली वीडियोस चाहते हैं। और अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है हमारे साथ, मेरे साथ प्रेपरेशन करना चाहता है, बैचेस ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बैचेस जो है चल रहे हैं, ठीक है। सीएचओ पंजाब के लिए, डीएचएस पंजाब के लिए, डीआरएमई के लिए आप मेरे को कॉल करके ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ले सकते हो या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो सीधा मुझे मैसेज करके। हमारे पास 3 बैचेस चल रहे हैं। एमसीक्यू बैच जो कि 799 का है, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है जो कि ओनली 1499 का है। ये 3 मंथ्स का बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड एंड फुल थ्योरी। ये जो है बैच आपको आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है ओनली 2500 में, 2499। 4 मंथ्स का ये बैच रहने वाला है। इसमें आपका हर एग्ज़ाम जो है वो कवर करवाया जाएगा। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे को कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लाइक कर दो सबसे पहले तो वीडियो को। प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर 15 मिनट्स आफ्टर अ क्लाइंट एक्सपीरियंस एंड एक्लेम्शिया सीजर, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो देखो, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। 15 मिनट के बाद उसे क्लैम्शिया है, उसे सीजर्स आता है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के बाद नर्स अब क्या चेक करेगी, ठीक है। क्लैम्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको अच्छे से करो, इसमें हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, 15 मिनट के बाद क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस करेगा जब उसे सीजर्स आया। क्लाइंट को क्या है, एक्लैम्शिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्लैम्शिया क्या है, पेशेंट को सीजर्स आते हैं। स्टेजेस है, अगर किसी को गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है तो उसको सबसे पहले क्या होता है, हाइपरटेंशन, उसका बीपी इंक्रीज होता है, देन वो प्री एक्लैम्शिया की स्टेज पे जाता है। उसके बाद उसे होता है एक्लैम्शिया। सो एक्लैम्शिया एंड प्री एक्लैम्शिया में यही डिफरेंस है कि दोनों में जब पेशेंट प्री एक्लैम्शिया से एक्लैम्शिया की स्टेज में आता है तो उसको होते हैं सीजर्स। तो अब पेशेंट को सीजर्स हुए हैं, सीजर के 15 मिनट बाद आप पेशेंट में क्या चेक करोगे, पॉलीयूरिया, फेशियल फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही क्लियर आंसर है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि क्या है, पेशेंट प्रेग्नेंट वुमेन है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है प्रेग्नेंट वुमेन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि सीजन आने के बाद एकदम से पेशेंट जो है डाउन चले जाता है और उसे नहीं पता चलता कि उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हुई हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको इसको असेस करना होता है कि कहीं जल्दी जल्दी से जो है बेबी डिलीवर ना हो जाए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का क्या स्टेटस चल रहा है। सो ये जो चीज़ है, अगर यहाँ पे लिखा होता प्रायोरिटी में क्या चेक करोगे, तब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आता, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा है कि आपको असेस क्या करना है, देन इट इज ऑल्सो अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। एयरवे देन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन केयरिंग फॉर मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट admit to the hospital with vaginal bleeding at 28 weeks of gestation, which of the following would the nurse anticipate administrating intravenously if the client developed disseminated intravascular coagulation? अगर आप एक मल्टी ग्रेविडा की केयर कर रहे हो, मल्टी ग्रेविडा मतलब बहुत सारे उसने पहले डिलीवरीज दे चुकी है, वो अब फिर से वो प्रेग्नेंट है, अब उसे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है 28th वीक पे, ठीक है। तो आप अब उसे क्या एडमिनिस्टर करोगे, आईवी। उसको क्या हो चुका है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, मतलब कि उसका जो बॉडी में वेसल्स हैं उनमें कोगुलेशन हो रही है, एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है। तो अब आप उसको क्या देने वाले हो। लिंगर लैक्टेट, फ्रेश फ्रोजन प्लेटलेट्स, या फिर 5% एक्स्ट्रा सॉल्यूशन वारफरिन सोडियम। देखो, वजाइनल ब्लीडिंग है, ठीक है। क्लॉटिंग की, एबनॉर्मल क्लॉटिंग की वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर उससे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब है तो और भी हेमरेजेस होने का चांसेस है और पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक में, हेमरेजिक
लिख लेना इसको, अपनी कॉपी और पेंसिल एक साथ में लेके बैठा करो, कोई भी चीज़ नहीं दिखती है उसको लिख लिया करो। पेशेंट को शॉक हो सकता है, हेमरेजिक शॉक। अगर आप बैचेस नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो वीडियोस पे कंसंट्रेट करो, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट किया करो, ठीक है। सो अब आप उसको आईवी क्या लगाओगे? ऑब्वियसली देखो, फ्रेश फ्रोजन प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हम चढ़ाए जाते हैं। ये क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं इसमें, ठीक है। अगर पेशेंट को एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही है सो हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स उसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही है, सो उनको रोकने के लिए। रिंगल लेक्टेड हम किसका फ्लूइड ऑफ चॉइस है? बर्न की। लिख लेना इसके सामने, बर्न की। उसके बाद 5% डेक्सट्रोस हम किसको देते हैं? हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट को। और वारफरिन किसका एंटीडोट है? विटामिन के का। सो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हेपरिन का होता है प्रोटामिन सल्फेट। बहुत से बच्चे विटामिन के का लिखाते हैं, हेपरिन नॉट। विटामिन के का एंटीडोट है वारफरिन और हेपरिन का है प्रोटामिन सल्फेट। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। If the wife of a client diagnosed with paranoid schizophrenia visit 2 days after her husband admission and states to the nurse while drinking eating he is still talking about his food being poisoned, which of the following appraisal by the nurse is most accurate? तो एक वाइफ आती है क्लाइंट की, क्लाइंट को क्या है? पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया है। क्लाइंट कैसा है? सस्पिशियस नेचर का है, बहुत शक वहम करता है। 2 दिन बाद आ गई वो एडमिशन के उसकी और बोल रही है कि जब भी उसको कुछ खाना दो पीना दो वो बोलता है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया है। तो अब नर्स उसे क्या कहेगी? ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेटली नर्स उसे क्या अप्रेजल करेगी? द 5 इंक्वायरी इज द रीजनेबल, एजुकेशन अबाउट हर हस्बैंड, मेडिकेशन इज नीडेड, हर एक्सपेक्टेशंस फॉर हर हस्बैंड आर रियलिस्टिक एंड इंक्रीज इन अ मेडिकेशन इज इंडिकेटेड। तो क्वेश्चन देखो, हमेशा क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझो। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया शक वहम वाला पेशेंट है और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है 2 डेज के बाद। अभी 2 दिन में तो कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी, बिकॉज मैंने कल भी एक एमसीक्यू कराया था जिसमें आपको बोला थे 5 से 10 दिन लेती है एक मेडिसिन अपना थोड़ा सा दिखाने के लिए, इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए, ठीक है। 2 दिन बाद ही वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है और वो बोल रही है कि वो जो भी कुछ खा रहे हैं तब भी बोल रहे हैं कि पॉइजनड है आफ्टर एडमिशन। सो इट मीन्स वो ये एक्सपेक्टेशंस रख रही है कि वो ये बात ना बोले, उन पे मेडिसिन काम नहीं कर रही। सो ऑब्वियसली यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज है पेशेंट की वाइफ को। तो आप उसको पहले तो एजुकेशन दे दोगे कि जो मेडिकेशंस है ना, इसका असर जो है 10 से 15 दिन के बाद प्रॉपरली दिखने लग जाएगा आपको। इफेक्टिवनेस तो 5-10 दिन बाद ही दिखने लग जाती है, बट एक प्रॉपर इफेक्टिवनेस आपको 15 दिन के बाद दिखने शुरू हो जाएगी। 2 दिन के बाद इमीडिएटली आप साइकेट्रिक पेशेंट से, आपको थोड़े दिन का वेट करने पड़ेगा। मेडिसिन इफेक्टिव होती हैं बट इतने टाइम पे वर्क करती हैं। रीजनेबल है बट इट इज़ अ नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये तो आप खुद को ही बोल दो ना कि यार ये जो आप पूछ रहे हो बिल्कुल रीजनेबल है, इट्स ओके, बट हमने बताना भी पड़ेगा ना। वो तो तीसरे दिन आ जाएंगे, फिर 4th डे आ जाएंगे, 5th डे आ जाएंगे, सो इसलिए उनको एक बार प्रॉपरली समझाना पड़ेगा। हर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज 2 दिन के अंदर कोई भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। इट विल टेक टाइम 5 to 10 डेज मेडिकेशन के बाद। इंक्रीज क्यों करनी है मेडिकेशन? अभी तो 2 डेज हुए हैं, लेट द इफेक्टिवनेस चेक्ड, ठीक है। 5-10-15 दिन बाद आप इफेक्टिवनेस चेक करो, उसके बाद ही पेशेंट को आप कुछ ना कुछ इंक्रीज कर सकते हो या फिर डोज में डिक्रीज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अपनी थ्योरी पे पकड़ बनाओ, क्वेश्चंस पे दिमाग लगाओ। और अगर आप बैचेस के साथ जाना चाहते हो तो आप टाइम वेस्ट मत करो। एंड में जाके जब आप ये सोचते हो कि मैं बैच ज्वाइन करूंगा ना, तब बहुत टाइम निकल जाता है। और जो बच्चे अभी से ही जुड़े पड़े हैं ना, उनसे देखो वो बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं, उनको एंड में जाके प्रेपरेशन हो जाएगी। ये CHO पंजाब वाले जो आराम आराम से आएंगे, या फिर ये ऐसे ही होता है, बच्चे जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है ना उसका निकल जाता है लक्ष्य। सो अपना अभी नहीं करना बैच ज्वाइन तो अपना सेल्फ स्टडी अभी से स्टार्ट कर दो, कम से कम 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन प्रिपेयरिंग द टीचिंग प्लान फॉर क्लाइंट हु इज स्टार्टेड क्लाजिपाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल टू इंक्लूड? अब एक टीचिंग प्लान बना रहे हो क्लाइंट के लिए जिसको क्लाजिपाइन स्टार्ट हुई है, तो क्या क्रूशियल है उसको इंक्लूड करने के लिए? तो क्लाजिपाइन क्या है? ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट होता है, वो मैं आपको ऑप्शंस पढ़ने के बाद बताती हूँ। तो आप क्रूशियली क्या इंक्लूड करोगे इसके टीचिंग प्लान में? सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सथीसिया एंड ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, measures to relieve episodes of diarrhea, the importance of reporting insomnia and emphasized on the need for weekly blood test. So देखो, कोलाजेपाइन ड्रग के बारे में जिसने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उसको पता होगा कि इसका एक ही मेजर साइड इफेक्ट होता है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस।
साइटोसिस, ठीक है। सो इसमें पेशेंट्स के WBC काउंट बहुत जल्दी से कम होते हैं, सो इसीलिए इसका ब्लड टेस्ट जो है वीकली कराया जाता है, ताकि कहीं पेशेंट को इसका ये टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट जो भी आप देखो, साइकेट्रिक की ड्रग्स जितनी इंपॉर्टेंट है ना, जितना खुद साइकेट्रिक प्यूरी की पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी ज़्यादा उनकी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग्स पे पूरा कंसंट्रेशन देना अपना, ठीक है, अच्छे से करो, ट्रिक्स के साथ करो उन्हें, बिकॉज ऐसे भूल भी जाती हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं। सो आपको वीकली ब्लड टेस्ट करवाना होता है पेशेंट का। एक्थेजिया एंड पार्किंसनिज्म जो है आपको पता है EPS एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं, पर क्लोराजेपाइन में EPS नहीं देखने को मिलता, बस ग्रैनुलोसाइटोसिस और छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल टू अकम्प्लिश्ड इन 2 to 3 days फॉर क्लाइंट विद डिलीरियम। फिर डिलीरियम का क्वेश्चन आ गया, हमने कल भी किया था। सो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल है फिनिश्ड करने के लिए, जो कि मतलब 2-3 दिन में आपको इस पेशेंट में गोल अचीव करना है, ठीक है। आप ऐसा कुछ ऐसा बना रहे हो डायग्नोज जो कि आपको 2-3 दिन में अचीव करना है, आपका एम है, तो ऐसा क्या कर सकते हो आप रियलिस्टिक? Explain the experience of having delirium, resume a normal sleep awake cycle, regain orientation to time and place, establish normal bowel and bladder function. सो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को ओरिएंटेशन और उसकी कॉन्शियसनेस रखना। सो सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म यही, देखो अगर पेशेंट टाइम एंड प्लेस से ओरिएंटेड रहेगा ना, तो वो अपने ट्रीटमेंट से, स्टाफ से, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, क्या टाइम है, सो उससे आप उसका खाना पीना, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ देखो। अगर उसे पता है सुबह के 10 बज रहे हैं, तो वो ब्रश करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, बाथ लेगा, सो अपने आप ही उसकी ये टाइम की एक्टिविटीज़ लॉन्ग टर्म में खुद ब खुद ही ठीक होती जाएंगी, अगर शॉर्ट टर्म में उसका टाइम प्लेस आपने रीगेन करवा दिया ओरिएंटेशन में, ठीक है। एक्सपीरियंस ये तो लॉन्ग टर्म हो गया ना, क्योंकि आप बाद में उसको मिलाओगे, वो शेयर करेगा, बिकॉज अभी पेशेंट कॉन्शियस भी नहीं होता, तो कुछ समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस आप उसको समझाओगे, वो समझ नहीं पाएगा, बिकॉज क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। नॉर्मल स्लीप एंड वेक साइकिल रिज्यूम करना थोड़ा लॉन्ग टर्म चले जाता है, क्योंकि पेशेंट को सबसे पहले तो स्लीप वो तभी सोएगा जब उसे पता है ये सोने का टाइम है। सो टाइम से पहले ओरिएंट कराना पड़ेगा, तब आप स्लीप के लिए लेके जा सकते हो। नोवल बावल एंड ब्लैडर फंक्शन भी थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इंपॉर्टेंटली टाइम एंड प्लेस ओरिएंट कराना प्रायोरिटी में रहता है। चलो, क्लाइंट हु इज इन डिस्प्रेस स्टेट, आई एम ऑफुल पर्सन, everything about me is bad, I can't do anything right, which of the following response by the nurse is most therapeutic? ठीक है, बैचेस आपके लिए ही बने हैं, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के भी अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, सो वेरी लो आपका अभी बेसिक चल रहा है। सो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिप्रेस्ड स्टेट। बहुत से बच्चे, वेट अ मिनट, एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी बताना चाहती हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे आके मेरे से पूछते हैं कि मैम आप ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मैम ये बैच को इतना कर दो। आप अगर बाकी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे, आपको स्टडी मटेरियल भी ज़्यादा मिल रहा है, आपको मैं खुद हर एक क्लास अच्छे से करवा रही हूँ, आपका मैं 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करती हूँ हर एक स्टूडेंट के साथ में, कभी भी ग्रुप्स में लेफ्ट नहीं करती बच्चों को, कभी भी आपका रिप्लाई का आंसर मैं लेट नहीं देती। सो इट्स जस्ट कि आप मैटर ऑफ टाइम में अपना पूरा का पूरा आपको दे रही हूँ। सो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि अगर आप ऐसे हो कि मैम बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, सो आप एक बार ट्राई कर सकते हो छोटे बैच के साथ, 799 वाले बैच के साथ, जो कि 2 मंथ्स का है। अगर आपको रिस्पॉन्सेज अच्छे लगते हैं, आप अपना बैच स्विच करवा सकते हो। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको ज्वाइन करने के बाद ही पता चलती हैं, ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए इससे अच्छा है कि आप थोड़ा इन्वेस्ट करके अपना एक बार डेमो लो, ठीक है, छोटा बैच लेके डेमो लो। सो उससे आपको बहुत सी क्लियरेंस मिलती है क्लासेस के बारे में। सो देखो, एक क्लाइंट है जो कि डिप्रेस स्टेटमेंट पे है, आई एम एन ऑफुल पर्सन, कह रहा है कि मैं बहुत बुरा पर्सन हूँ, कुछ नहीं है मेरे बारे में अच्छा, और मैं कुछ सही नहीं कर सकता। तो आप उसको क्या रिस्पॉन्स देने वाले हो? देखो, अब इसमें प्रॉपरली पता चल रहा है कि पेशेंट का सेल्फ इस्टीम जो है बिल्कुल ही गिर गया है, उसका कोई मोराल नहीं है, पेशेंट को खुद पे कुछ भी नहीं है, उसको लग रहा है मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम अनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो आप अब उसको क्या थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दोगे? एवरीबडी अराउंड हर हेयर लाइक्स यू, आई कैन सी मेनी गुड क्वालिटीज इन यू, लेट्स डिस्कस व्हाट यू हैव डन करेक्टली, यू वर एबल टू बात टुडे। देखो, पेशेंट का सेल्फ स्टीम बिल्कुल डाउन हो गया, अब उससे कुछ प्रैक्टिकली ही आपको बताना पड़ेगा। अब उसको समझा लोगे, वो तब भी ऐसे बोलेगा नहीं यार ऐसा भी तो है। सो देखो, अगर आप 4th ऑप्शन देखो, वो सारे ऑप्शन से बिल्कुल अलग है, कि तुम ना काफ़ी नहा सकते हो खुद के साथ खुद,
ठीक है, आज तुम्हें किसी की हेल्प की नीड नहीं है, तुम खुद बात ले सकते हो, तुम खुद ब्रश कर सकते हो, तुम खुद खाना खा सकते हो, तुम्हें किसी की हेल्प की नीड नहीं है, यू आर वेरी अवेयर अबाउट योर थिंग्स, ठीक है, तुम खुद सब कुछ प्रैक्टिकल अपने हाथ पैर चला सकते हो। सो इस चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, मतलब इससे उसे लगता है यार मैं हाँ ये कर सकता हूँ, बहुत से लोग ये नहीं कर सकते। अगर ये सारी वैलिडेशंस आप दोगे ना उसको, तो वो समझेगा नहीं, बिकॉज उसका सेल्फ स्टीम बहुत कम हो गया है कि तुम्हें सब लाइक करते हैं, गुड क्वालिटीज़ डिस्कस करते हैं, या फिर तुमने क्या करेक्ट किया है उसको डिस्कस करते हैं। वो उसको भी पता है कि उसने क्या सही किया है, बट तब भी उसका सेल्फ स्टीम डाउन है। इट्स जस्ट वो अपनी चीज़ों के लिए एक मोटिवेशन चाहता है, एक रिवॉर्ड चाहता है, ठीक है। सो आप ये चीज़ उसको बोल के मोटिवेट कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चन। आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं स्लोली स्लोली इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, कल का एक क्वेश्चन था, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ क्लाइंट फॉर अ थोरासेंटेसिस, तो कौन सी पोजीशन दोगे? सो थोरासेंटेसिस के लिए हमेशा सिटिंग फॉरवर्ड विद द आर्म सपोर्टेड ऑन द बेड साइड टेबल दिया जाता है। इससे क्या होता है, पेशेंट का जो प्लूरल कैविटी होती है वो प्रॉपरली एक्सपैंड हो जाती है, और उससे फ्लूइड जो है बिल्कुल डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ जाता है, और प्रोसीजर जो है इफेक्टिवली हो जाता है। सो कल जिस जिस बच्चे ने इसका आंसर डी दिया था बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। सो आज के लिए आपके लिए कोई क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ मैं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है एक्यूट मेनिया वाले, फेल्स टू रिस्पॉन्स टू नर्स इंटरवेंशन टू डिक्रीज हिज एजिटेशन. The nurse has attempted to diffuse the client anger, but the client refuses to participate in intervention. What would lower anxiety? Which action should the nurse take place? तो एक क्यूट मेनिया वाला पेशेंट है, वो नर्स की इंटरवेंशन को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, नर्स उसे कुछ करवाना चाहती है कि पेशेंट ना बहुत एंग्री है और इरिटेटेड है। सो नर्स क्या चाह रही है कि उसका जो इरिटेशन और एंगर लेवल है वो कम हो जाए, तो वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। नर्स ट्राई कर रही है कि विदाउट एनी मेडिकेशन रिस्ट्रेन कुछ कंट्रोल करने के बजाय मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ, कुछ भी कर रही होगी, पर न, जो क्लाइंट है वो रिफ्यूज़ कर रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसकी एंग्जाइटी और एंगर जो है वो लो हो ही नहीं रहा। तो अब नर्स नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेगी? वो स्कोल्ड द क्लाइंट, रिस्ट्रेन द क्लाइंट, मेडिकेट द क्लाइंट, कंट्रोल। क्या वो क्लाइंट को कंट्रोल करेगी, क्या उसे मेडिसिन देगी, या फिर उसे रिस्ट्रेन कर देगी, या फिर उसे आइसोलेशन में रख लेगी? तो ये चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। कल की वीडियो में इसका बता दिया जाएगा कि जो राइट आंसर कौन सा है, और कमेंट सेक्शन में भी जो सही लिखेगा उसको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा कि कौन सा राइट आंसर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि आप रेगुलरली ऐसे ही क्वेश्चंस कर पाओ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो बच्चे, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे को बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये रही आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन पे मैसेज कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, बैचेस के बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ले सकते हो। एमसीक्यू बैच है हमारे पास, इंपॉर्टेंट प्लस एमसीक्यू बैच है, अफोर्डेबल बैच है, कोई बैच 2500-2000 से ऊपर नहीं है, ठीक है। थ्योरी बैच है, देखो जो एमसीक्यू बैच है वो तो सिर्फ 800 रुपीज़ का है, 2 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज भी इसी में मिलेगी आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 100 प्लस, और एमसीक्यूज भी इसी में कराए जाएंगे। 1500 का बैच है, थ्योरी बैच हमारा 4 मंथ्स का 2499 का बैच है, और ये लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज की पॉइंटर्स सब आपको अवेलेबल होगा इन बैचेस में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर जुड़ना चाहते हैं कॉल कर सकते हो, एंड वेट फॉर टुमारोज वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू।